आपने यूट्यूब पर ढेर सारी वीडियोस देखी होंगी, कोई स्क्वाड को एनालिसिस कर रहा है या प्लेइंग 11 की जो भी क्या होने वाली है उन पर वीडियोस बना रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जड़ पर। वो कहते हैं ना, अगर आपको किसी पेड़ को नष्ट करना है यानी किसी कमजोरी को खत्म करना है तो आप उसके जड़ पर काम कीजिए। पत्तों को काटने से कुछ नहीं, वो फिर उगा आएंगे। तो हम सीधे जड़ पर काम कर रहे हैं, हम कोचिंग एनालिसिस कर रहे हैं सीधे सीधे। कोचेस की मेंटलिटीज देख रहे हैं या कितने कैपेबल हैं टीम्स के पास, जो उन्होंने अपना कोचिंग स्टाफ बनाया है वो कितना कैपेबल है, क्या उन्हें चैंपियन बना सकता है, या फिर हम जो फैंस हैं जो अपनी टीम से हर साल उम्मीदें बनाकर रखते हैं वो ऐसे ही उम्मीदें सिर्फ उम्मीदें में ही रह जाएंगी। तो वो सब चीज़ें हम आज के डिस्कस करेंगे। तो क्या है ना, आप सब लोगों को मालूम होगा कि जो कोचिंग होती है ना वो अलग ही बता देती है कि इस बंदे ये जो होल स्क्वाड है इसको जो कोच कर रहा है उसका जो आगे का फ्यूचर है वो क्या होने वाला है। कोचिंग बेस्ट बता देती है। और जैसा कि मैं पहली वीडियो में भी एग्जांपल दे चुका हूं कि अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है और अब वो चीज़ आपको आती नहीं है तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने लिए एक मेंटोर या फिर एक कोच ढूंढेंगे, फिर उसके पास जाकर सीखेंगे, फिर जो चीज़ आपको अचीव करनी है उसको अचीव करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है, अब सबसे पहली प्रोसेस में क्या आता है, आप सबसे पहली प्रोसेस करेंगे कि एक अच्छे कोच को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आपको एक बहुत से बढ़िया कोच मिल जाए जो आपकी जो भी फील्ड से रिलेटेड हो वो कोच आपको मिले। आपका फर्स्ट स्टेप होगा। फिर दूसरा स्टेप होगा कि आपके कोच और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कैसे बैठ रहा है, मतलब कम्युनिकेशन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। कई बार हमने देखा है कि दोनों साइड्स बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, लेकिन कभी कभार जो दोनों साइड्स के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा कमजोर रह जाता है। इस वजह से वो रिजल्ट्स भी अचीव टीम नहीं कर पाती हैं जो उन्हें करनी चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली उसी चीज़ पर हम बात करेंगे। तो देखते हैं, इन दोनों टीमों की बात करेंगे, केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स। हालांकि हमारी केकेआर तो पिछली उप विजेता है, लेकिन हर साल कोई टीम लगातार उप विजेता रहती भी नहीं है। जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है, हर साल कोई ना कोई उप विजेता बनता है। और विजेता बनता है तो किस वजह से, उन्होंने कहीं ना कहीं अच्छा क्रिकेट खेला, पूरे जो टीम वर्क होता है वो अच्छा रहा, सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं जब जाके एक टीम चैंपियन बनती है। तो केकेआर चैंपियन बनी पिछले साल, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर इस साल इनका क्या रहने वाला है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और एंड में बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के बारे में कि भाई इनका क्या होगा, क्या ये बॉटम ऑफ द टेबल के लिए ही बने हैं या फिर दूसरों से मैच खेलने के लिए बने हैं, ये ट्रॉफी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, इस सीजन इनकी क्या पोजीशन रहनी होगी टेबल में, किस तरीके का परफॉर्मेंस करेंगे। पहले इन सभी सवालों के जवाब ना आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे अगर आपकी फेवरेट टीम दिल्ली कैपिटल्स है। और बेसिकली दिल्ली वालों की टीम तो भाई दिल्ली कैपिटल्स ही रहने वाली है। तो इस लाइव में शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कोई भी फेवरेट टीम है और जिसका आप वीडियो नहीं देख पाए हो तो आप जाकर हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारा कंटेंट देख सकते हो, हम किस तरीके का कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और तो मेरी तो हमेशा जो कोशिश रहती है वो ये रहती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट डिलीवर किया जाए। ट्राई करता हूँ कि अच्छा कंटेंट दिया है, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी जाए। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आया बता दिया और बात खत्म, मतलब जड़ से भाई बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो आप वीडियो देख लोगे ना, ये वीडियो को देखने के बाद इस बात की मैं ये गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ना आप अपनी टीम की जो एनालिसिस है ना वो खुद ही कर लेने वाले हैं। आप खुद ही पहचान जाएंगे कि आपकी टीम कहां पर लाइक करने वाली है पॉइंट्स टेबल में। आपको और कोई एनालिसिस वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया भाई कोचिंग मेन फैक्टर होता है। आपके कोचेस कैसे हैं, आपकी स्ट्रेटजी मेकर हैं जो आपकी टीम के जो स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं वो कैसे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही रहने वाला है। और इस लाइव में और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आपका सपोर्ट है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपका जो सपोर्ट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो सपोर्ट जरूर दिखाइए। तो इतना सा हमने यहाँ पर टारगेट रखा है 10 लाइक्स का, तो वो आपको जरूर कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट कर दीजिए। तो देखो सबसे पहले बताऊं, मैं बात कर लेते हैं, हम केकेआर की बात करें तो केकेआर ना पिछले सीजन में चैंपियन बनी, ये सबको मालूम है। लेकिन चैंपियन किस वजह से बनी? अब मैक्सिमम लोग ये कहेंगे कि भाई कैप्टन ज़्यादा अच्छा था, टीम की ओपनिंग ज़्यादा अच्छी थी, टीम के मिडिल ऑर्डर ने अच्छा काम किया था, वैरायटी ऑफ फैक्टर्स सारे लोग गिना देंगे। बॉलिंग्स ने अच्छा किया था, बॉलिंग जो भी ऑर्डर था उसने सही किया था, मिडिल ऑर्डर ने अच्छा किया, ओपनर्स ने अच्छा किया, बहुत वैरायटी ऑफ फैक्टर्स आप सब लोग गिना देंगे। लेकिन उसका कुछ श्रेय ना कोचिंग को भी जाता है, जो कि आप सब लोग जानते हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा केकेआर का जो पिछले सीजन का जो विनिंग का जो सारा क्रेडिट था ना वो मैक्सिमम गौतम गंभीर को गया था, और जाना भी चाहिए था। उनके आने से ही केकेआर में एकदम तब्दीली आई थी। तो वो कहते हैं ना, सारी चीजें आपको जो दिख रही हैं वही नहीं होती, कुछ बिहाइंड द सीन्स भी चल रही होती हैं, टीम्स के पीछे भी चल रही होती हैं, वो आपको नहीं मालूम। तो अगर आपके स्ट्रेटजीज मेकर अच्छे हैं, आपकी टीम के अगर स्ट्रेटजी मेकर काफी अच्छे हैं, तो वो टीम चाहे आप कैसे भी टीम उन्हें लाकर दे दो, वो उससे परफॉर्मेंस भी निकलवाएंगे, उसे जिताएंगे भी और उसे चैंपियन भी बना देंगे। हालांकि पिछले सीजन हमने देखा केकेआर में कोई ज्यादा बड़े बड़े नाम नहीं थे, जैसे कि हमें बाकी की टीमों में देखने को मिलते हैं, ऐसे बड़े बड़े नाम नहीं थे। लेकिन फिर भी थ्रू ऑफ द सीजन केकेआर डटी रही, ढंग से खेली, वो गेम दिखाया केकेआर ने जो एक्चुअल उनका गेम था। हर खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस किया, चाहे वो नया हो या पुराना, और फिर रिजल्ट रहा, नतीजा यही रहा कि केकेआर चैंपियन बन पाई। बड़े नामों की बात कर रहा हूं तो मैं एसआरएच की बात करी हमने। एसआरएच इतना ज्यादा तबाही मचाई सीजन में
लेकिन चैंपियन बनी नहीं बनी, रनर अप रह गए। उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन था उनकी स्ट्रेटजीज। फाइनल को लेकर क्या स्ट्रेटजीज थी, वो उनकी मतलब बैठ नहीं पाई और उस वजह से वो सिर्फ रनर्स ही रह गए। तो वेल, अब हम एसआरएच पे तो बाद में बात करेंगे क्योंकि उनका भी टर्न नहीं है, तो उनका बात करने का टर्न नहीं है। लेकिन अभी हम केकेआर की बात कर रहे हैं। तो केकेआर में सारी चीजें सही चली और इस वजह से चैंपियन भी बने। लेकिन अब बात करते हैं कि केकेआर इस सीजन में क्या कुछ नया लेकर आई है आपके लिए। मतलब केकेआर अब भाई नया सीजन है, सब कुछ नया ही नया है, तो अब कुछ ना कुछ तो नया रहा होगा ना, तो कुछ नया लेकर आए होंगे ये लोग। तो वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा आप लोगों से। तो सबसे पहले हम पुरानी यादों को ताजा कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने पिछले लाइव में भी लोगों को पुरानी डेटा से रूबरू जरूर कराता हूँ। रीजन इसका है कि वहां से जब आप पुरानी चीजों से जुड़ते हो ना, तो आप आगे और फ्यूचर की जो लिंक्स होती हैं उन्हें जोड़ना शुरू कर देते हो और फिर एक सही चीजें प्रिडिक्ट कर पाते हो कि आपकी टीम एक्चुअल कैसी दिखने वाली है, एक्चुअल स्ट्रेटजीज किस माइंडसेट पे जा रही है, वो चीजें आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले पुरानी डेटा पर चलते हैं, हम 2023 की बात करते हैं कि तो इनके 2023 में हेड कोच थे चंद्रकांत पंडित, और इससे पहले भी काफी लंबे समय तक ये चंद्रकांत पंडित के साथ ही चले आ रहे हैं हेड कोच। तो इस चीज से हमें एक चीज तो पता चलती है कि ये टीम स्टेबिलिटी, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स की तरह, जो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, उसी की तरह क्या है, स्टेबल रहती है। हेड कोच के मामले में ये टीम स्टेबिलिटी रख के चलती है, हेड कोच को ज्यादा ये बदल फेर नहीं करते। बात करें असिस्टेंट कोच की, तो अभिषेक नायर इनके साथ थे 2023 में। असिस्टेंट कोच जो इनके एक और असिस्टेंट कोच थे वो थे जेम्स फॉस्टर, जो कि इंग्लैंड के थे। फिर बाउलिंग कोच की बात करें तो भरत अरुण इनके साथ थे, जो कि अगेन इंडिया के थे। असिस्टेंट कोच की बात करें तो ओमकार सल्वी थे, यानी कि बॉलर के भी असिस्टेंट कोच थे ओमकार सल्वी। फील्डिंग कोच की बात करें तो रेंटन डॉस्टिच, जो कि नीदरलैंड के थे आई। तो ये सब इनके क्या थे, ये स्टाफ था इनका, कोचिंग स्टाफ। लेकिन उस सीजन इस टीम का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस था वो 7th पोजीशन रही थी और टोटल 6 मैच जीती थी और 8 मैचेस इस टीम ने लॉस भी किए थे, यानी कि टोटल 14 मैचों में से 6 जीत पाए थे और 8 मैचेस लॉस किए थे इन्होंने। ये था इनका 2023 का ओवरव्यू। अब 24 में देख लेते हैं भाई। 24 में वैसा तो दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों को, मतलब आप सब लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी एक बार छोटी सी नजर डाल लेते हैं, क्या पता मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर ऐसे हों जिनको नहीं मालूम, तो 24 में नजर भी डाल लेते हैं। तो अगेन देखा जाए ना, यहाँ पर इनके हेड कोच 24 में भी सेम रहे, बैटिंग कोच भी अभिषेक नायर सेम रहे, बाकी के भरत अरुण इनके बॉलिंग कोच भी थे सेम रहे। मैक्सिमम इन्होंने मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं करे, सिर्फ चेंजेस हुए थे इनके 2 जगह पर। एक गौतम गंभीर नाम का मेंटोर इनके साथ जुड़ा था और दूसरा कार्ल क्रूवे नाम का जो स्पिन असिस्टेंट था वो इनके साथ जुड़ा था। सिर्फ इन 2 फील्डों में टीम में चेंजेस हुआ था स्टाफ में, और ज्यादा चेंजेस स्टाफ में नहीं देखने को मिले। तो की ऑफ हमने नोटिस करी कि यहाँ पर चेंजेस बहुत कम होते हैं, और होते भी हैं तो जो नीचे के पद होते हैं ना, जो नीचे वाली प्लेसेस होते हैं उन पर चेंजेस होते हैं। तो काइंड ऑफ इससे एक आइडिया तो मिलता है कि केकेआर ज्यादा बदलाव में विश्वास नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए। रीजन क्या होता है, आप हर साल अपने नए हेड कोचेस लेकर आते रहोगे, या एक साल ये, एक साल वो, एक साल ये, तो इससे क्या है ना, टीम की जो कोर होता है उसके साथ जो कम्युनिकेशन होता है हेड कोच और कोर का, वो बिठ नहीं पाता। हर कोच का अपना अलग तरीका होता है सिखाने का, और हर सीखने वाले का अलग तरीका होता है सीखने का। तो कोच के पास वो चाबी होती है, उसे मालूम होना चाहिए कि जिसे मैं सिखा रहा हूं वो कैसे सीखेगा। सबसे फर्स्ट बात तो ये है। लेकिन जब उसे ही नहीं मालूम होगी कि जिसे मैं सिखा रहा हूं वो कैसे सीखेगा, तो जो सिखा रहा है ना, वो जो सीख रहा है उसको सिखा नहीं पाएगा। यहां पर कॉमन फैक्टर होता है। जब एक कोच लंबे समय तक किसी कोर के साथ जुड़ा रहता है तो उसे हर एक चीज से मतलब रूबरू होता है। वो कहते हैं ना, आपने कहा जब हम अपने दोस्तों से आप लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हम बोलते हैं भाई तेरी हर नस से वाकिफ हूं। तो कोच को ना, हेड कोच को काइंड ऑफ ऐसा ही होना चाहिए। उसे अपने खिलाड़ियों की नस से वाकिफ होना चाहिए, उसे मालूम होना चाहिए कि ये कैसे सीख सकते हैं, क्या इनकी पावर है और क्या इनकी वीकनेस है। हेड कोच को ये मालूम होना चाहिए, और कोई भी एक सीजन में ये सारी चीजें फाइंड नहीं कर पाता। एक लंबा समय लगता है पूरे कोर को पहचानने में। तो वो यहाँ पर केकेआर वो टाइप की चीजें रखती है केकेआर। तो 2024 की सीजन की बात करें तो काइंड ऑफ 14 मैचों में से सिर्फ ये 3 लॉस किए और 9 मैचेस इन्होंने जीते। तो अब आप देख सकते हैं सीधे 6 मैचों से 3 मैच का डिफरेंस आ गया मेंटोर गौतम गंभीर के बाद। खेलने की जो अप्रोच थी वो भी, खेलने की जो अप्रोच हुआ करती थी वो भी बदल गई। तो क्या होता ना, एक इंसान का ना टीम पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, और गौतम गंभीर का इंपैक्ट था वो पड़ा था केकेआर पर, जो जबरदस्त इंपैक्ट पड़ा था। और ऐसा नहीं है केकेआर पर ही पड़ा था, इससे पहले जब वो एलएसजी में हुआ करते थे तो एलएसजी में भी बहुत बड़ा उनका इंपैक्ट था। यूं ही एलएसजी उनके मेंटोर के अंदर प्लेऑफ्स में नहीं गई थी, हालांकि वो जिता नहीं पाए थे, वो एक अलग चीज थी। वहां कहीं ना कहीं और कमियां रही होंगी, लेकिन वहां पर भी मेंटोर के तौर पर गए थे और यहाँ पर भी मेंटोर के तौर पर थे। तो वो चीजें हमें रखनी चाहिए। और फिर बात करें गौतम गंभीर साहब की, तो इनका तो पुराना रिलेशन भी रहा है ना केकेआर से, बहुत पुराना रिलेशन है। तो कैसे नहीं पहचानेंगे? तो जब ब्लड और सेम 2 ब्लड ग्रुप मिलेंगे ना, तो वो एक ही चीज बनती है। तो वही काइंड ऑफ बात करेंगे केकेआर के जो पुराने हेड कोच थे और गौतम गंभीर साहब की जो कम्युनिकेशन थे, बहुत पुराना समय था, बहुत पुराने से समय से चले आ रहे थे। तो वो चीजें ना काइंड ऑफ मैच हो गई, और केकेआर के वो चीजें जो मैच हुई वो केकेआर के परफॉर्मेंस में हम सब लोगों को दिखी। और फिर वही जुनून हमें केकेआर की जो स्कोर थी उसमें दिखा चैंपियन बनने का। और इसमें कुछ हद तक उनके कैप्टन साहब का भी हाथ था, श्रेयस अय्यर का। लेकिन वो इस साल पता चल जाएगा कि पंजाब में क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है।
तो ये थी हमारी केकेआर की कुंडली। अब बात कर लेते हैं हमारी दिल्ली कैपिटल्स की कुंडली, जिनके कुंडली पर काफी समय से राहु केतु भाई मतलब बैठे हुए हैं। इनका समझ ही नहीं पड़ रहा कि क्या चल रहा है। तो 2023 की बात करें, इनकी हेड कोच थे रिकी पोंटिंग, फास्ट जो बॉलिंग कोच थे वो थे जेम्स होप, फील्डिंग कोच थे बीजू जॉर्ज, ओके, और असिस्टेंट में इनके थे सेन वॉटसन या अजीत अगरकर या प्रवीण आमरे। ये सब लोग इनके कोचिंग स्टाफ की लिस्ट में थे। अब देखा जाए नाम तो बहुत बड़े बड़े थे ना, नाम तो सेन वॉटसन कम नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है खेलने का। अजीत अगरकर जो कि इंडियन टीम के अभी सिलेक्टर हैं, हेड सिलेक्टर हैं, तो नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं इनके पास। अब समस्या कहाँ रही? समस्या ये थी, उस सीजन पहले मैं बता दूं तो इतने बड़े नाम होने के बावजूद भी ये 9th प्लेस पर थे। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई कि आप कितने बड़े बड़े नाम रख लीजिए अपने स्क्वाड में, वो आपको तुरंत रिजल्ट लाकर नहीं दे सकते। एक लंबा प्रोसेस चलता है और प्रोसेस होने को टाइम लगता है, लेकिन ये टाइम का वेट नहीं करते, इन्हें टाइम से नफरत है, मतलब इन्हें टाइम देना ही नहीं, इन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए। वो तुरंत रिजल्ट इन्हें ऐसे नहीं मिलेंगे। अब आइए 2024 के कोचिंग स्टाफ बता दूं मैंने। तो 2024 में इनके हेड कोच बदल जाते हैं, हेमंत बडानी को ये अपना हेड कोच बना लेते हैं, और असिस्टेंट कोच की बात करें तो मैथ्यू मोट रहते हैं, बॉलिंग कोच मुफल पटेल रहते हैं, मुफल पटेल, मेंटोर केविन पीटरसन रहते हैं, और फील्डिंग कोच गंगनेश्वर राव इनके फील्डिंग कोच रहते हैं। और उस साल हमें मालूम थी कि दिल्ली कैपिटल्स आई थिंक 6th या 5th पोजीशन पर थी। आई एम करेक्ट हूँ तो थोड़ा सा देख के बताऊंगा मैं आपको। तो इतना था दिल्ली कैपिटल्स का। तो आपने देखा यहाँ पर 2023 का स्क्वाड कोचिंग स्टाफ और 2024 का कोचिंग स्टाफ, दोनों में सब कुछ ही बदल दिया, हेड कोच तक बदल दिया। अब मुझे आप बताइए, जब कोई टीम कंसिस्टेंट हर सीजन में अपने हेड कोचेस को बदलती रहेगी, तो क्या उस हेड कोच की जो कम्युनिकेशन है, या वो कहते हैं ना नस नस से वाकिफ हूं, क्या वो हेड कोच ऐसा काइंड ऑफ उस टीम के साथ कर सकता है? नहीं। आप हर साल एक नया हेड कोच लेके आ रहे हो, और एक हेड कोच को समय लगता है उसकी टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस जानने में। ये कोई डेटा नहीं है कि उठाकर पढ़ लिया हाँ भाई ये ऐसा कुछ ये चलता है, ये इसकी पावरफुल बैटिंग है और इसकी पावरफुल बॉलिंग है, या इसकी वीकनेस ये जो, या इसका वीकनेस ये। इस तरीके से नहीं होता भाई, एक पूरा प्रोसेस चलता है, और ये हर साल अपने हेड कोच को ही बदल देते हैं। इनका पिछला डेटा भी मैंने देखा, तो उन्होंने कई बार अपने हेड कोच को बदला। तो इनकी परफॉर्मेंस ना आप समझ सकते हैं क्यों नहीं आती है। ये कमियां हैं इनकी, वो बताने की मुझे जरूरत नहीं है। ये कमियां इनकी, इस वजह से परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाते हैं और इनकी टीम चैंपियन भी नहीं बन पा रही। बात करें 2025 सीजन की, तो भाई साहब इस बार इन्होंने थोड़ा सा मतलब अपनी हरकतों में थोड़ा सुधार लाए हैं, और इस बार ना 2024 का जो हेड कोच स्टाफ था उसी के साथ ये 2025 में भी जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये रहेगा, क्या इस बार ये चैंपियन बन सकते हैं? वो हम आगे बताएंगे आपको, अभी नहीं बता रहे, आगे बताएंगे, बिकॉज भाई अभी समय है हमारे पास, तो वो मैं आप वो काइंड ऑफ चीजें आप सभी लोगों को आगे बताऊंगा। तो अगर अब तक आप सब लोग हमारे इस लाइव में अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो आप प्लीज यार लाइक जरूर करो, लाइक ठोक करो जरूर, और ये 10 लाइक का टारगेट है उसे कंप्लीट करो। और चैनल पर मुझे पहली बार, अपने फोन पर, चैनल छोड़ो, अपने फोन पर मुझे पहली बार देख रहे हो, अपनी स्क्रीन पर पहली बार देख रहे हो, या फेसबुक पर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, सबसे पहले फॉलो कर लो या फिर सब्सक्राइब कर लो, दोनों चीजें काम में से कुछ भी कर लो, जहां पर देख रहे हो वैसे। फिर हम आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर हेड कोचेस बताए तो दिल्ली कैपिटल्स के हेमंत बडानी थे, जो कि अगेन एक इंडियन ओरिजिन के हैं, और इनके अचीवमेंट्स भी मैं आपको बताऊं तो एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं, और इन्हें सनराइजर्स हैदराबाद के साथ ना, और सनराइजर्स हैदराबाद के साथ इन्होंने काफी लंबे समय तक काम किया। सनराइजर्स हैदराबाद का एक्सपीरियंस आप ये बोल सकते हैं। वहीं चंद्रकांत पंडित की बात करूं तो ये भी एक इंडियन है, ओके, ओरिजिन इंडियन है। अचीवमेंट भाई इन्होंने ये रणजी ट्रॉफी के कोच भी रहे, और केकेआर को 3rd IPL जो टाइटल था वो भी इन्होंने जिताकर दिया है, ठीक है। तो अगेन अब आप यहां पर कंपैरिजन कर सकते हो कि यहां पर ये जो पॉइंट था, डोमिनेशन पॉइंट, यानी कौन किस पर भारी वाला पॉइंट है, वो किसके पास जाना चाहिए। ऑफ कोर्स केकेआर के पास, एक्सपीरियंस ज्यादा है, लंबे समय तक केकेआर के साथ रहे हैं। बडानी जो है साहब हैं वो अभी इस पिछले साल टीम से जुड़े हुए हैं, तो काइंड ऑफ जो पॉइंट ऑफ एडवांटेज है वो केकेआर की तरफ से होता है। और पंडित जी ने तो भाई साहब अपनी पहले ही यहाँ पर अपनी सक्सेस को प्रूवन करके दिखाया, भाई उन्होंने अपनी कोचिंग को प्रूवन करके दिखाया, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी है टीम को, बहुत चीजें प्रोवाइड करी हैं। भाई बडानी की बात करें तो बडानी IPL हेड कोचिंग एक्सपीरियंस कंपेयर टू पंडित बहुत ज्यादा कमजोर है, लैक ऑफ बोल सकते हैं आप, कमी है इनके में, तो उतना इनफ एक्सपीरियंस नहीं है जितना पंडित जी को एक्सपीरियंस है, समझ रहे हो। तो इस वजह से यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स का जो पॉइंट ऑफ एडवांटेज है वो जाता है केकेआर को। तो यहाँ पर हेड कोच के मामले में केकेआर अगेन बाजी मार लेती है, एक बार बाजी मार लेती है। अब बात करते हैं असिस्टेंट कोच के बारे में, तो देखो यहां पर बात करें तो इनके हैं मैथ्यू मोट, जो कि अगेन एक ऑस्ट्रेलियन है। अचीवमेंट की बात करें तो फॉर्मर इंग्लैंड के कोच रहे हैं मेंस टीम के, और इंग्लैंड को जो 2022 का T20 वर्ल्ड कप था उसे भी जिताने में इनका काफी ज्यादा मतलब सपोर्ट भी रहा था, जिताने में बोल सकते हैं ना, लीड किया था या सपोर्ट, वो सब चीजें थी। अब अदर हैंड हम बात करें अपनी केकेआर की, तो ओटिस गिब्सन इनके हेड कोच हैं, अगेन एक वेस्ट इंडीज हैं। अचीवमेंट फॉर्मर वेस्ट इंडीज फास्ट बॉलर रहे हैं ये। कोचिंग स्टिंट है वेरियस ऑफ इंटरनेशनल टर्म्स, मतलब काफी वेराइटीज ऑफ गेम ये खेल चुके हैं, दुनिया की कई लीगों में खेल चुके हैं, तो एक्सपीरियंस अगेन काफी ज्यादा है। स्ट्रेटेजीज की बात करें तो मोट ब्रिंग सक्सेस इन व्हाइट बॉल क्रिकेट एंड ऑफरिंग, तो यहां पर हम बात करें ना तो मोट जो हमारे जो दिल्ली के जो कोच हैं असिस्टेंट कोच, उन्होंने प्रूवन करके दिखाया। उन्होंने इंग्लैंड को 2022 में T20 चैंपियन बनाया भाई,
तो यहां पर पॉइंट ऑफ एडवांटेज जो है वो शिफ्ट होता है किस तरफ, वो शिफ्ट होता है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ। आसानी से आप समझ गए होंगे। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना भूल गया यार, जल्दबाजी में ये रह गया कि मैंने आपको यार इस साल के ना केकेआर के आपको कोचेस नहीं बताए, तो मैं आपको थोड़ा सा वो अगेन दोबारा से रिवाइज करता हूं। देखो पंडित जी आपके जो है वो सेम रहने वाले हैं, लेकिन मेंटोर के तौर पर ब्रावो इस बार टीम में आ गए। ठीक, तो गंभीर साहब गए तो ब्रावो आ गए। असिस्टेंट बॉलिंग कोच इनके पास अब है नहीं, बैटिंग कोच इनके पास अब है नहीं, जो कि अभिषेक नायर एक टाइम पर हुआ करते थे, अब इनके पास बैटिंग कोच नहीं है। बॉलिंग की बात करें तो भरत अरुण एक बार फिर से सेम जा रहे हैं, और फील्डिंग कोच ओटिस गिब्सन इस बार पिछले से अलग जा रहे हैं ये। ठीक है, तो इस बार इनका थोड़ा सा अलग रहा है, ये चीजें थोड़ी अलग रहे हैं, और वो आगे हम देखते हैं। चलो, तो यहां पर अगेन जो एक पॉइंट हम बता रहा था वो अब दिल्ली को बराबर जाता है, तो 0.11 से दोनों टीम बराबर कर जाती हैं। अब बात करते हैं बॉलिंग कोच की। इनके पास है मुनाफ पटेल, अचीवमेंट फॉर्मर इंडियन बॉलर हैं, और 2011 के जो वर्ल्ड कप विनिंग थी उसका हिस्सा भी हुआ करते थे। ठीक है, और बात करें भरत अरुण की, तो ये भी एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है, और एक काफी समय तक एज अ बॉलिंग कोच के तौर पर इंडिया को सर्व कर चुके हैं। तो यहां पर देखा जाए ना, अरुण इनकी बात करी जाए तो इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ ये जो मुनाफ पटेल है। इनके कंपेरिजन में मुनाफ पटेल 2011 का वर्ल्ड कप खेले, लेकिन जो भरत अरुण है इन्होंने सिर्फ कोचिंग ही दी है, और अपनी कोचिंग में ये चैंपियन बना चुके हैं केकेआर को। तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ सक्सेस जो एडवांटेज है ना, पॉइंट ऑफ एडवांटेज वो अगेन केकेआर के पास जाता है। तो यहाँ पर जो दिल्ली कैपिटल्स है वो पीछे रह जाती है। स्पिन कोच की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के पास स्पिन कोच है ही नहीं है, दरअसल मैं बताऊंगा आपको। और इनके बात करें तो जो कार्ल कोवे हैं वो एक स्पिन स्पेशलिस्ट है, और काफी इंटरनेशनल टीम्स के साथ ये काम कर चुके हैं। तो अगेन इनके पास इंडियन पिचेस का काफी एक्सपीरियंस है। ठीक है, समझ रहे हो ना, इंडियन पिचेस का काफी एक्सपीरियंस है, और इंग्लैंड के हैं ये, तो इंडियन पिचेस में काफी अच्छा खेले हैं, और काफी समय से बोले ना केकेआर को कोचिंग दे रहे हैं, तो एक्सपीरियंस इनफ है, इंडियन पिचेस का एक्सपीरियंस इनफ है। इस वजह से अगेन यहाँ पर एक बार फिर से केकेआर बाजी मार ले जाती है, तो अब पॉइंट केकेआर के 3 और यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स 1। फील्डिंग की बात करें तो देखो भाई, गणेश्वरा राव, ओके, ये इनके क्या है, फील्डिंग कोच है। अगेन ये फॉर्मर इंडियन है, फील्डिंग कोच हैं, और IL T20 में दुबई कैपिटल्स को चैंपियन भी बना चुके हैं। तो यानी कि एक कायदे से देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स यहाँ तो चैंपियन नहीं बनी, लेकिन इनकी जो फ्रेंचाइजी है वो SL20 या IL T20 में एक बार चैंपियन बन चुके हैं। दुबई की जो लीग है ना उसमें चैंपियन बना चुके हैं ये एक बार। तो अगेन यहाँ पर दुबई नहीं, मैं कहाँ दुबई चला गया, दिल्ली। तो उनके पास, दिल्ली वालों के पास एक एज है। वहीं बात करें केकेआर की, तो अभी तक इनका अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ है, और अनाउंसमेंट होगा भी नहीं, मैं आपको बता दूं। अब अनाउंसमेंट होगा भी नहीं, क्योंकि सीजन भाई परसों से शुरू हो जाएगा, और फिर आप बीच में क्या कोचेस लेकर ढूंढते फिरोगे, नहीं। तो ये समझ लो कि केकेआर के पास इस बार लगा फील्डिंग कोच है ही नहीं इनके पास। और मैं बता दूं, वैसे जो फील्डिंग कोच क्या है वो ओटिस गिब्सन ही इनका काम करने वाले हैं, जो ओटिस गिब्सन है वही फील्डिंग कोच भी रहने वाले हैं, तो ये आप ढूंढेंगे भी नहीं, समझ रहे हो ना। वही कहते हैं ना, एक बंदा हायर किया जो इन्हें बैटिंग भी करा सकता है, फील्डिंग भी करा सकता है, उस टाइप का इन्होंने चीजें चुनना शुरू करी। तो हमने देखा कि 2024 में इनके पास हर विभाग के एक स्पेशलिस्ट थे, लेकिन इस बार 25 में ये सब कुछ गुरु गोबर करके आए हैं। अब इन्होंने मैक्सिमम वो लोग ढूंढे हैं जो ऑलराउंडर हैं। एक हमने देखा है बॉलिंग बल्लेबाज और बॉलर ऑलराउंडर होता है, एक कीपर और बैटर ऑलराउंडर होता है, लेकिन उन्होंने तो कोचिंग ही ऑलराउंडर कर दी, ऑलराउंडर कोचेस भी रख लिए इस साल। तो इस बार ये चीज़ ना मुझे इनकी काफ़ी ज़्यादा बेकार लगी, रियली बता रहा हूँ। और डेफिनेटली आप देख लेना, भले ये दिल्ली के कंपेरिजन में ठीक ठाक है, लेकिन इस सीजन ना IPL में टीम इतनी बथेड़े टीम है, और उन्होंने इतने अच्छे चेंजेस करे अपनी कोचिंग स्टाफ में, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेकर आए हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स के तो कंपैरिजन में नहीं, लेकिन केकेआर इस सीजन पिछड़ने वाली है। मुझे मालूम है केकेआर फैंस को ये बात बुरी लग रही होगी, लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी। सिर्फ मेंटर बिठाने से आप मैच नहीं जीत सकते, आपके पास कोचिंग भी होनी चाहिए। अभिषेक नायर इनके पास इस बार नहीं है, जो इनकी टीम को बैटिंग कोच दिया करते थे। मेंटर गौतम गंभीर की कमी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि ड्वेन ब्रावो ने जो रिप्लेस किया है गौतम गंभीर को, क्या वो स्पार्क दे पाएंगे? क्या वो जो ज्वाला होती है जो गौतम गंभीर की आंखों से हमें अलग ही दिखती है, वो जो डिसिप्लिन होता है, क्या वो केकेआर को दे पाएंगे? नहीं, आप इस सवाल का जवाब दो, क्या वो दे पाएंगे केकेआर को? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस साल ना हमें केकेआर का सीजन थोड़ा सा खराब सा दिख सकता है। बुरा मत मानना, लेकिन ये सच्चाई है, एज अ स्टैट्स बता रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्टैट्स हमेशा सत्य बोलते हैं, स्टैट्स होते हैं एनालिसिस करने के लिए, लेकिन टीम में भूता होना चाहिए भाई स्टैट्स को गलत साबित करने का। सबसे बड़ी बात यह है। तो देख सकते हैं। और दिल्ली कैपिटल्स की तो तुम ना ही पूछो, तो मैं क्या कहूं, दिल्ली कैपिटल्स का तुम ना ही पूछो हाल, तो वो अच्छा रहेगा। इन्हें अब समय लगेगा, इन्हें समय चाहिए अपनी कोचिंग स्टाफ को पूरी तरीके से बिल्डअप करने में और अपने स्क्वाड को बिल्डअप करने में, इन्हें समय लगेगा। लेकिन क्या बताइए, अगर सीजन और अच्छा परफॉर्मेंस कर जाए भाई, अक्षर पटेल की कैप्टेंसी में कुछ अलग ही कर जाए, तो वो एक अलग चीज़ होगी हमारे लिए, एकदम बिल्कुल नई बात होगी। लेकिन बताऊँ ना, इन्हें टाइम लगेगा। इस सीजन भी अगर आप दिल्ली के फैन हो तो थोड़ा सा उम्मीदें कम रखिएगा, वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि उम्मीदें टूटती हैं तो फिर समस्याएं ज़्यादा होती हैं।
तो थोड़ा सा उम्मीदें कम रखना। हालांकि ऐसा नहीं कह रहा कि टीम जीतेगी, नहीं जीतेगी, लेकिन वो जो काइंड ऑफ रहती है ना चैंपियन बनने वाली उम्मीदें, उनको थोड़ा कम रखना। स्टैट्स बता रहे हैं क्या करूं, ठीक। तो अब उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर इनके कुल मैचेस की, मतलब कुछ कुल मैचेस का मैंने कुल इनका एक डेटा निकाल के लाया, वो मैं आपको बता दूं। तो आईपीएल में बात करें, दिल्ली कैपिटल्स ने कुल 14 मैचेस खेले थे, वो तो मैंने आपको बताया। कुल पिछले साल 14 मैचेस दोनों टीमों ने खेले थे। दिल्ली ने 5 जीते थे, वहीं कोलकाता ने 9 जीते थे। तो इनका डेटा ना उल्टा हो गया भाई, इनका डेटा ही उल्टा हो गया। कोलकाता ने 9 जीते थे, इन्होंने 9 हारे थे, और इन्होंने 5 ही जीत पाए थे ये लोग। तो नेट रन रेट इनका माइनस में चल ही रहा था, और ये तो विजेता ही थे हमारे। इनका पॉइंट ऑफ विनिंग जो पॉइंट था वो बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन अब मैं बताऊं, इन दोनों ही टीम का टोटल इवैल्यूएशन करके लाया हूं। देखो टोटल इवैल्यूएशन ये है मेरे पास डेटा, एक सेकंड। हाँ ये रहा डेटा, बिल्कुल। तो एक सेकंड, इसको थोड़ा सा फिक्स करूं। हाँ, तो बात कुछ ऐसी है, देखो भाई, अब तक आईपीएल में ना दोनों टीम्स के मैं मैचेस बता रहा हूँ। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 252, मैंने 250 मैचेस खेल लिए हैं सीजन में। ओवरऑल बता रहा हूँ, किसी एक टीम के खिलाफ नहीं बता रहा, ओवरऑल बता रहा हूँ टोटल। उसमें से कुछ 130 मैचेस के आसपास ये जीते हैं, ठीक है, 130 मैचेस के आसपास जीते हैं, और 117 मैचेस के आसपास हारे हुए भी हैं। तो इनका जो विन परसेंट है वो 51.59% का है। वहीं आपकी प्यारी दिल्ली क्या बता दूं, तो 224 मैचेस ये खेल चुके हैं, लगभग सिर्फ 26 मैचेस या 26, 27, 28 मैचेस ये दूर कम है। उसमें से विनिंग रेट की बता दूं तो सिर्फ 100 ही ये मैचेस जीत पाए हैं। तो यानी कि ये केकेआर के तो आसपास कहीं दूर दूर तक नहीं है, बहुत पीछे है। 118 मैचेस इन्होंने हारे हैं। ये मैच हारने में आप बराबर जरूर समझ सकते हैं, उनसे आगे हैं, बल्कि मैचेस हारने में ज़्यादा आगे निकल गए और जीतने में नहीं है ये। तो इनका जो विन रेट है ना वो 45% है, कुछ 45 समथिंग 45% का है। तो आप विनिंग रेट भी इनकी ना थोड़ी बहुत ज़्यादा कमजोर है। तो उस हिसाब से भी मैं बोलता हूँ कि भाई देखो, जो दिल्ली के फैंस है ना वो थोड़ा सा कम ही उम्मीद रखें, वही अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल ये थी एनालिसिस जो मैंने आपको दी। तो फाइनल कंक्लूजन ये है, देखो कंक्लूजन पर यही है कि केकेआर आपको इन कंपेरिजन ऑफ डीसी थोड़ी सही लग रही हो, लेकिन ये जो मैंने टाइटल लिखा है कि केकेआर की कहानी इस बारी केकेआर की कहानी खराब इस बारी, वो टाइटल इस वजह से लिखा है क्योंकि इस बार जो केकेआर का स्टाफ है ना वो थोड़ा सा उठल पुटल गया है। हालांकि हेड कोच सेम है इनके, कुछ चीज़ें कहीं चेंजेस नहीं हुए हैं, कहीं ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ना दिक्कत आएंगी इनको। मेंटोर वाले फेज में ज़्यादा समस्या नहीं आएंगी, लेकिन कोचिंग स्टाफ जो अभिषेक नायर थे वो जानते थे कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें ना थोड़ी यहाँ पर इनको खलने वाली हैं। तो डीसी के कंपैरिजन में तो नहीं यार, लेकिन बाकी टीम्स के कंपैरिजन में इस बार केकेआर को नुकसान बहुत हुआ नहीं होगा, आप लिख कर ले लो नुकसान होगा। और डीसी की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, इनका तो मतलब ये चैंपियन बन जाए वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब शॉकिंग होगा बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा अगर ये चैंपियन बन जाते हैं। ये मेरे को भाई गलत प्रूव कर देंगे अगर ये चैंपियन बनते हैं, और मैं तो कह रहा हूँ कर दो भाई प्रूफ, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, तुम भी चैंपियन, हर को चैंपियन बनना चाहिए। वो जो एमआई और सीएस की वाली जो लड़ाई है ना वो एक तरफा नहीं रहनी चाहिए ना। अब जैसे कि हमने देखा उस लड़ाई में अब केकेआर कहीं ना कहीं कूद रहा है, लेकिन इस सारे इन्होंने थोड़ी अपनी कहानी खराब कर ली। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस कहानी के साथ भी अगर ये जीत जाते हैं तो बहुत अलग ही बात होगी। तो केकेआर ना कहीं ना कहीं उस फाइट में शामिल हो रहा है, लेकिन बाकी की टीम्स अभी तक उस फाइट से काफी दूर हैं, चाहे वो सनराइजर्स हैदराबाद हो। सनराइजर्स हैदराबाद ना बार बार सनराइजर्स हैदराबाद का नाम आ जाता है, ये एक अलग टीम है, इसने पिछले सीजन से ना अपनी अलग ही छाप बना दिया। इससे पहले मैं आपको यकीन बताऊंगा ना, इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद को कोई पूछता भी नहीं था। एक समय था डेविड वार्नर का, जब हैदराबाद को एक तगड़ा माना जाता था, उसके बाद डेविड वार्नर का समय गया, उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद खोसी गई। लेकिन पिछले सीजन जब पैट कमिंस का और जो ट्रेविस हेड का जो संतुलन इसको मिला है ना एसआरएच का, ये दोबारा से वो भौकाल हुआ करता था सनराइजर्स हैदराबाद का, डेविड वार्नर वाले समय का, वो दोबारा से वापस आ गया भाई। तो इनका अलग है, लेकिन इनकी कहानी पर भी बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा बातें हैं, तो वो नेक्स्ट लाइव में जरूर करेंगे। और आप सब लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, हम लोगों से जुड़ी गए होंगे, जिससे हम अगले लाइव में आप सब लोगों को मिल सके। तो अगेन ये थी एनालिसिस हमारी। तो यहाँ पर मैंने बताया कंक्लूजन वही था कि इन दोनों टीम के बीच में केकेआर का पलड़ा भारी है, लेकिन पूरे ऑल ओवर द सीजन की बात करें तो इन दोनों टीमों को बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा इस सीजन। ये कंक्लूजन था, क्योंकि बाकी का मैंने आपको शुरू में बता दिया कि भाई कोचिंग अगर आपकी कमजोर होगी तो टीम भी पटरी पर से उतरेगी जरूर, और इस बार तो केकेआर के कैप्टन का साथ ही खो चुका है। श्रेयस अय्यर ना एक वाकई में दमदार कैप्टन मानता हूं मैं। इन्होंने एक समय पर जब दिल्ली कैपिटल्स ने अपना नाम बदला, पहले दिल्ली डेयरडेविल्स हुआ करते थे, फिर जिस साल ये दिल्ली कैपिटल्स बने उस साल इन्होंने अय्यर को खरीदा था दिल्ली वालों ने, तो उस दौरान भाई दिल्ली अलग ही लेवल पर खेल रही थी। लेकिन फिर बाद में नेक्स्ट सीजन आई थिंक अय्यर छोटे वोटे हुए, फिर उसके बाद ऋषभ पंत को कैप्टन बनाया गया, तो दिल्ली हो गई खत्म सी हो गई। उसके बाद वो अलग बात है कि उन्होंने ऋषभ पंत के साथ चलना सीखा, लेकिन वो लेवल मैच नहीं हो पाया जो होना था। तो लेवल इसलिए मैच नहीं हो पाया ना, आप को आक्रामक सोच वाला कैप्टन चाहिए जो T20 को T20 जैसा खेले, टेस्ट को टेस्ट जैसा खेले, और वनडे को वनडे जैसा खेले। मतलब उसे अपने स्विचेस आने चाहिए, मोड्स होने चाहिए उसके, कि T20 में मोड अलग, टेस्ट में मोड अलग, ओडीआई में मोड अलग। ऋषभ पंत की बात करूं, भले ही फैंस को बुरी लग सकती है ऋषभ पंत के को, लेकिन ऋषभ पंत हमने देखा है ओडीआई में सही कर लेते हैं, टेस्ट में खेल लेते हैं बढ़िया, लेकिन T20 में
मुझे नहीं लगता कि उतना स्कोप है ऋषभ पंत का। इस वजह से दिल्ली कैपिटल्स ज्यादा आगे गई भी नहीं। और अब इस बार इन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स वालों ने ले रखा है 27 करोड़ का जो प्राइस गया ना, वो डूबने वाला है, रियली बता रहा हूँ, वो डूबने वाला है। ये इस आईपीएल की ये प्योर कहानी है। जो सीजन इतना जितना महंगा बिका है ना, वो फ्लॉप ही रहता है, वो फ्लॉप ही रहता है। कभी परफॉर्मेंस पिछले पास्ट में उठाकर देख लो, महंगे खिलाड़ी हमेशा इस साल फ्लॉप जाते हैं। पिछले साल देखा था, वो तो समझ लो फाइनल में परफॉर्मेंस देगा। अगर केकेआर हार जाती तो सारा केकेआर का खेमा ना मिचेल स्टार्क को कोसने वाला था, और वो तो टूर्नामेंट कोस भी रहे थे। सारे लोग हंस रहे थे केकेआर पर, यार क्या इन्होंने 26 करोड़ दे दिए मिचेल स्टार्क को। वो तो बंदा था वो लास्ट मैच में पे आउट कर गया केकेआर को, वरना केकेआर की कहानी खराब कर दी थी, पैसा ज्यादा चला गया था। लेकिन इस बार मोस्ट ऑफ द जो पिछले सीजन के खिलाड़ी थे वो इस बार इनके साथ भी नहीं है, तो इसलिए ओवरऑल कह रहा कि वो चीजें थोड़ी सी अब वो नहीं दिखेंगी हमें जो पिछले सीजन हुआ था। हालांकि केकेआर की टीम पूरी कोशिश यही करेगी कि वही फायर रहे इनके अंदर और वही तरीका हो खेलने का, कोशिश करेंगे जरूर, ऐसा नहीं है। लेकिन वो हमें आगे चीजें बताएंगे कैसे इनके हिसाब से चीजें जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। तो ये था आज का एनालिसिस, और इसे आप देखने के बाद आप खुद ही एनालिसिस कर पाए होंगे आई थिंक कि आपकी टीम कहां पर स्टैंड करती है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। और ये जो सपोर्ट मैं आपसे मांगता हूं ना, ये इसका भाई नीड भी है, आपको सपोर्ट करना चाहिए। आपको सपोर्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपके सपोर्ट से ना मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे ही और भी लाइव वीडियोस आपके लिए लेकर, और आप सपोर्ट करोगे तो जाहिर सी लेकर आऊंगा भाई। और आपको सपोर्ट इसलिए भी करना चाहिए कि आप ना, वो बोलते हैं ना, ह्यूमन लाइफ एक ऐसी चीज होती है जहां पर हम हमेशा नई चीजों के लिए उत्सुक रहते हैं। पुरानी चीजें जैसे जैसे ओल्ड होती जाती हैं वो थोड़ा सा वो हमें थोड़ी उनसे हमारा जो लगाव होता है वो थोड़ा कट ऑफ होने लगता है, नई चीजों से हमारा लगाव होता है। तो वही चीज बोल रहा हूँ भाई, कंटेंट क्रिएशन का जमाना है, आप लोग भी कंटेंट क्रिएट करते होगे जरूर। तो वहां अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे ना, तो एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट जो होता है वो क्रिएट होता है, और इससे आपको भी फायदा होता है, सामने वाले को भी फायदा होता है, मोटिवेशन मिलता है और एक अच्छा इन्वायरमेंट बना रहता है। तो वो चीज जो है, मैं अपने लिए ही नहीं कह रहा, मैं अपने केस में नहीं कह रहा, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। आपको कहीं भी कोई ऐसा क्रिएटर दिखे जो आपका 1% भी काम कर रहा है, आपके लिए 1% भी अच्छा या वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा है आपको, तो आपको उसे सपोर्ट जरूर करना चाहिए। तो बस यही था, आपको अगर अच्छा लगा हो तो जरूर सपोर्ट कीजिएगा, बाकी का फिर आपकी मर्जी है। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, और मिलते हैं एक और नए लाइव में, यानी कि कल मिलेंगे। और कल फाइनली 1-2 टीम हमारी रह गई हैं, पंजाब किंग्स, जिन पर बात करना बनता भी है, और एक और रह गया है शायद, एक और है कोई नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो इनका रह गया है। और बाकी अगर आपको टीम्स की एनालिसिस देखनी है, खिलाड़ियों की या उनकी वीकनेस स्ट्रेंथ देखनी है, तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। हमने वीडियोस बना रखे हैं किनकी क्या वीकनेस है, किनकी क्या स्ट्रेंथ है, वो उसके ऊपर अलग से वीडियो है, तो वो वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप जरा सा सर्च करोगे, उन्हें जाकर आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई टीम रह रही है जो कि मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप उन वीडियोस को भी जाकर एक्सेस कर सकते हो। तो बस मिलते हैं फिर अगले लाइव में। राधे राधे।